फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। कहते हैं राजस्थान की सियासत में जब तक भरतपुर का नाम ना आए तो यहाँ की राजनीति में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि पहले भरतपुर में राजा रजवाड़ों का राज चलता था। राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी यहाँ की सियासत पर राजा महाराजाओं का कब्जा है। भरतपुर में केवल कांग्रेस और बीजेपी का ही नहीं, बल्कि मायावती भी, बसपा की जो मायावती हैं वो भी बाजी मार जाती है। भरतपुर देश और प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अब बात करते हैं थोड़ा इतिहास की। शहर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 को बसंत पंचमी के दिन लोहागढ़ किले की नींव लगाकर की थी। भरतपुर शहर की स्थापना से पहले इस रियासत की राजधानी डीग थी, जिसको राज्य सरकार ने जिला घोषित किया है। डीग अपने जल महलों के लिए मशहूर है और भरतपुर का नामकरण भी भगवान राम के छोटे भाई भरत के नाम पर किया गया था। यहाँ के शासक भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने डीग और भरतपुर में लक्ष्मण मंदिरों की स्थापना की, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर रियासत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जहाँ के संस्थापक महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और हर युद्ध में जीत हासिल की। युद्ध कौशल और बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें जाटों के प्लूटो की संज्ञा दी गई थी। आजादी के बाद भरतपुर ने देश को कई रत्न दिए। संविधान सभा में पूर्वी राजस्थान से एकमात्र सदस्य बाबू राज बहादुर के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को माउंट आबू को गुजरात में शामिल करने से रोका और राजस्थान में विलय कराया। 1977 में भरतपुर से सांसद रहे समाजवादी पार्टी नेता पंडित रामकिशन ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गए। भरतपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले नटवर सिंह की देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान है। अभी भरतपुर से रंजीता कोली बीजेपी से सांसद हैं और इस वक्त पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है, यानी कि जिसे ERCP कहा जाता है, जिसे लेकर एक अलग बेचैनी है। ERCP को लेकर हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भाजपा की सरकार बनने पर राशि स्वीकृत करने की बात उन्होंने कही। घटते जल स्तर का स्थायी समाधान ERCP है, यानी आप समझ सकते हैं कि ERCP इस इलाके की 13 जिलों की कितनी बड़ी जरूरत है। ERCP के कारण इलाके का परिदृश्य भी बदल जाएगा। तो भरतपुर की बात चल रही है तो सबसे पहले, जैसा मैंने जिक्र किया, कि सांसद की बात कर लेते हैं। रंजीता कोली। सांसद रंजीता कोली ने राजनीति की शुरुआत अपने ससुर गंगाराम कोली से प्रेरणा लेकर की। गंगाराम कोली लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं और जनसंघ के समय से भी वो सांसद थे। 1998 में गंगाराम कोली आखिरी बार सांसद बने। फिर उनका जनता के बीच और जनता के गंगाराम कोली के घर आना जाना बना रहा। जनता के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़े नजर आए। तो अपने ससुर को देखकर और ये प्रेरणा लेकर, अपने ससुर गंगाराम कोली की सेवा भावना देखकर रंजीता कोली को ये प्रेरणा मिली और वो राजनीति में उतर गई। रंजीता कोली का मानना है कि जिस तरीके से मेरे ससुर जनता को प्यार देते हैं, मिलनसार हैं और उन्होंने हमेशा जनता की सेवा की है, ठीक वैसे ही जनता से उनको प्यार मिलता रहे, वो जनता की सेवा करती रहें और जनता के बीच में रहें, तत्पर रहें और उसका वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब रंजीता कोली की लोकसभा की परफॉर्मेंस की पहले बात कर लेते हैं। तो अब तक संसद में भरतपुर सीट से सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाली इकलौती सांसद उनको कहा जाता है। कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि क्षेत्र और प्रदेश की जनता के लिए रंजीता कोली अभी तक 100 से ज्यादा बार बोल चुकी हैं, 400 से ज्यादा सवाल पूछ चुकी हैं, लगा चुकी हैं और जनता की जन सुनवाई भी लोगों के बीच, उसमें वो सक्रिय नजर आती हैं, लगातार जन सुनवाई करती हैं। अब रंजीता कोली ने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए जिसका जिक्र कई बार होता आया, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, जिसके कारण उन पर हमला भी हुआ। माना जाता है कि अवैध खनन का मुद्दा उठाने के बाद से अवैध खनन माफिया ने उन पर हमला किया, जिसकी वजह से उनको सिक्योरिटी दी गई। हालांकि ये आरोप भी लग चुके हैं कि वो पैसे के लिए ये सब काम सांसद कर रहे हैं, लेकिन रंजीता कोली ने 2020 से लेकर 2023 तक बार बार अवैध खनन की आवाज उठाई और मामले को गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाया और मामले पर संज्ञान लिया भी गया।
रिपोर्ट का दावा किया गया है कि इसमें बहुत बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उनका नाम भी शामिल है। ऐसे में रंजीता कोली लगातार जब भी कोई मुद्दा होता है, क्योंकि मैं संसद भी कवर करती हूं, तो मैंने कई बार देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह उनसे अलग से भरतपुर के इस तमाम मसले को लेकर बातचीत 1 to 1 कर चुके हैं। अवैध खनन के मुद्दे को लेकर संत विजयदास बाबा और महात्माओं ने 550 दिन से ज्यादा धरना प्रदर्शन पर वो बैठे थे और संत ने आत्मदाह भी कर लिया था। बड़ा मुद्दा हो गया था, जिसके बाद सांसद ने भी अस्पताल में जाकर उनका हालचाल जाना था और पार्थिव शरीर को दिल्ली से लेकर बरसाने तक लेकर भी गई थी। हालांकि सूत्रों की माने तो जब सांसद की आईबी रिपोर्ट आई, क्योंकि तमाम तरीके की बातें चल रही थी, उन पर आरोप थे, तो आईबी रिपोर्ट जब ली गई तो उसमें उनको क्लीन चिट दी गई और सभी आरोप गलत साबित हुए। हमले के बाद सांसद की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, दोनों के नेता अभी भी गाए बगाए आरोप लगा ही देते हैं। रंजीता कोली ने सबसे पहले केंद्र की ओर से कोरोना काल में वेंटिलेटर जो भरतपुर जिले में निजी अस्पतालों को दिए गए थे, उसका खुलासा किया था और रंजीता कोली ने राजस्थान का ये सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए पीएम आवास तक शिकायत की। पीएम मोदी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की और उस कार्रवाई के चलते 11 लोगों को सस्पेंड होना पड़ा था। रंजीता कोली ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए भी जो घोटाला हुआ था, कागजों में सड़क बनी और बनने से पहले टूट गई, उसका भी राजस्थान में सबसे पहले रंजीता कोली ने ही खुलासा किया था। लेकिन ये कहा जाता है, उनको लेकर ये नाराजगी भी है कि चुनाव भले ही आ गए और तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो पिछले दिनों, पिछले जो साल में काम हुए हैं, वो उस बेहतर तरीके से नहीं हो पाए। विकास को लेकर जनता में रंजीता कोली को लेकर नाराजगी है। अब मुद्दा बड़ा इसलिए है कि रंजीता कोली भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और ईआरसीपी का मुद्दा भी रंजीता कोली के लिए ज़मीन पर उनके खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ है और कहीं ना कहीं रंजीता कोली से जुड़े जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि ईआरसीपी का मुद्दा इनकी चुनावी जीत में आड़े आ सकता है। विकास कार्यों की बात करें तो सांसद ने अपने इलाके में कई विकास कार्य करवाए तो हैं, केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, केंद्रीय योजनाओं का बखान किया है और भरतपुर की मुख्य मांग नेशनल हाईवे 21 की मांग पिछले 10 साल से चल रही है। ये फ्लाईओवर जयपुर आगरा मार्ग पर बना है। जनता की मांग पर सांसद ने 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इसका अप्रूवल करवा लिया। फिर भी जमीन पर कोई विकास कार्य ज्यादा नहीं दिखता है, ऐसे जमीन के जो जनता है उनका कहना है। लोगों में विकास कार्यों को लेकर नाराजगी भी है और ऐसे में सांसद से जुड़े जो करीबी लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि अवैध खनन के मामले में सांसद को आवाज़ उठाने में ना तो प्रदेश से सहयोग मिला है और ना जिले से कोई सहयोग मिला है। अगर किसी का सहयोग मिला है तो दिल्ली का ही मिला है और जिसके बाद ही सांसद ने अवैध खनन की मुहिम छेड़ी है, आज तक चल भी रही है। भरतपुर जिले में कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के अंदर अंदरूनी खींचतान नजर आ रही है और जिसके चलते कार्यकर्ताओं पर आरोप लगते हैं कि सांसद की छवि कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के लोग ही खराब करते हैं। जनता के बीच में थोड़ा सा सांसद को लेकर, जैसा मैंने आपको बताया कि जनता को ये लगता है कि और बेहतर कार्य हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुए। हालांकि सांसद फंड जो सालाना 5 करोड़ आता है, जिसमें सांसद के पास 500 से ज़्यादा पंचायत आती हैं, साथ ही में कोरोना काल में संसद का 2 साल का बजट काटा गया और जिसके कारण विकास कार्य हर जगह नहीं पहुंच पाया। वजह ये बताई गई जब हमने पड़ताल की कि क्यों जनता के बीच में विकास को लेकर ये नाराजगी। लेकिन जो बजट मिला, सांसद ने ज्यादातर पंचायत तक सामुदायिक भवन, स्कूल में कमरे, पीने के पानी के टैंकर, शमशान घाट, बस स्टैंड, सोलर लाइट जैसे कई विकास कार्य करवाए जो कागजों में भी हैं और सड़क पे भी नजर आए। इस बार चर्चा तो ये भी है कि सांसद रंजीता कोली विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। वेर विधानसभा और बयाना विधानसभा से काफी जोरों से चर्चा चल रही है। जनता भी चाहती है कि रिजर्व सीट पर चुनाव लड़े। जिस तरीके से लोकसभा में पूरे भरतपुर जिले में मुद्दे उठाए, उस तरीके से अगर हमारी विधानसभा में काम करेंगी तो शायद निश्चित रूप से अवैध चीजें बंद होंगी। हालांकि ये मुहिम जो वो चला रही हैं अपने इलाके में, वो अभी तक पूरी तरह बंद नहीं हो पाई है और उम्मीद यही है लोगों को, जिस जो जगह से वो लड़ना चाहती हैं और कहीं ना कहीं उनसे संबंधित जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इस बार लोकसभा नहीं, वो विधानसभा से चुनाव लड़ें और जनता की सेवा करें। बयाना सीट पर सांसद का इम्पैक्ट है और वेर सीट पर भी पकड़, लेकिन सांसद का कहना यह है कि संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा
वो मैं निभाऊंगी। चाहे वो विधानसभा में उतारेगा तो मैं विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी, और अगर संगठन सांसद के रूप में मुझे उतारना चाहता है तो मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगी। सांसद रंजीता कोहली का मानना है कि जो पार्टी आदेश देगी वही मैं करूंगी और ऐसे ही घोटालों की आवाज उठाती रहूंगी। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी सीटों पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि बीएसपी के विधायक भी जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में तब्दील हो गए थे, वो शामिल हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं बयाना सीट की। तो बयाना एक पौराणिक नगरी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये बाणासुर की नगरी है। यहाँ का उषा मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से समृद्ध है। ये विधानसभा सीट 2008 से अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। वर्तमान में कांग्रेस के अमर सिंह विधायक हैं। अमर सिंह को सचिन पायलट खेमे का माना जाता रहा है। बड़ी रोचक बात यह है कि अमर सिंह ही जिले के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिनको ना तो मंत्री बनाया गया और ना ही किसी आयोग या संस्थान में राजनीतिक पद दिया गया। एक रोचक बात यह भी है कि दोनों प्रमुख जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा के जिला अध्यक्ष भी बयाना से ही हैं। इलाके में विकास की क्या स्थिति है उस पर भी गौर फरमा लेते हैं। अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं इस इलाके को मिली तो सही, लेकिन सही तरीके से लागू नहीं हो सकी और इलाके की जनता के बीच से सुस्त और मस्त की संज्ञा निकलकर सामने आई है वर्तमान में जो विधायक हैं उनके लिए, जिसकी वजह बताई गई है कि विकास का काम जमीन पर नजर बिल्कुल नहीं आता। जनता और कार्यकर्ता नाराज दिखे क्योंकि इलाके में सक्रियता कम है। क्षेत्र के मामलों और मसलों की असली तरह से उनको आवाज उनकी नहीं उठाई जाती और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि शायद इस बार विधायक चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि जो चुनाव लड़ना चाहता है वो तो सक्रिय होता है, उसका व्यवहार अलग होता है और वो जनता के बीच में उतर जाता है, कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप भी रखता है। यहाँ पर आपको एक खास बात बता देते हैं। दरअसल पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग आधा दर्जन बार भरतपुर आए हैं। एक बैठक दिसंबर में उज्जैन में हुई थी, 3 बैठकें भरतपुर शहर में हुई, लेकिन किसी भी बैठक में विधायक अमर सिंह शामिल नहीं हुए। अब कांग्रेस की मुश्किल ये है कि विधायक का सर्वे में नाम अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास ज्यादा प्रत्याशी भी नहीं है। फिर भी फीडबैक यही दिया गया कि अगर कोई नया चेहरा कांग्रेस लेकर आती है तो कांग्रेस जीत की श्रेणी में थोड़ा आगे खिसक जाएगी, या फिर विधायक अब बचे कुछ समय में अपनी इमेज को बदलने की कोशिश करें। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा के पिता ब्रजेंद्र सूपा बयाना से 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में गुटबाजी के चलते ये देखना दिलचस्प होगा कि अमर सिंह को टिकट मिलता है या अन्य कोई बाजी मार जाता है। बीजेपी में दावेदारों की बात करें तो जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल की पत्नी ऋतु बनावत इस बार भाजपा के टिकट की प्रबल दावेदार हैं और अगर चुनाव लड़ती हैं तो अच्छी टक्कर भी दे सकती हैं, लेकिन पति ऋषि बंसल जिलाध्यक्ष होने के कारण टिकट मिलने में ऋतु को दिक्कत आ सकती है। जैसे दिगंबर सिंह के बेटे जो जिलाध्यक्ष थे डॉक्टर शैलेश सिंह, उन्हें कामा से चुनाव लड़ना था और उसकी वजह से उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। वहीं बीजेपी से पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंसी भी दावेदारी जता रहे हैं और जनता उनके द्वारा किए गए कामों को याद भी कर रही है। बच्चू सिंह बंसीवाल की सक्रियता और लोकप्रियता भी कार्यकर्ताओं के बीच में जब हम जमीन पर गए तो नजर आई। तो इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की उम्मीदें बनी हुई हैं, बस खेल चेहरे का है। अब बात करते हैं भरतपुर जिले की कामा सीट की। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली जिसे कामवन के नाम से जाना जाता है, ब्रिज के 12 प्राचीनतम वनों में 5वां वन, पृष्ठमार्ग संप्रदाय की अष्टपीठों में से पंचपीठ श्री गोकुल चंदन जी और सप्तम पीठ श्री मदन मोहन जी यहाँ स्थित थे। ब्रज 84 कोस की यात्रा एक प्रमुख केंद्र है जिसमें हिंदू धर्म के कई तीर्थ और दर्शनीय स्थल हैं। कामा मेवात में आता है। ये सीट मेव बाहुल्य सीट है। यहाँ मुकाबला हमेशा भाजपा और कांग्रेस में ही होता आया है। 1993 और 2013 तक विधायक रहे चौधरी तैयब हुसैन के नाम एक रिकॉर्ड है। वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों राज्यों में अलग अलग सीटों से विधायक बने और मंत्री भी रहे। वर्तमान में तैयब हुसैन की बेटी जाहिदा खान विधायक हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। मंत्री जाहिदा खान का बेटी पहाड़ी और कामा से प्रधान है। विधायक और जमीनी हकीकत दोनों को समझ लेते हैं।
फर्स्ट इंडिया की टीम जब जमीन पर पहुंची तो विधायक के काम को जनता ने A1 की कैटेगरी बताया, बहुत अच्छा काम बताया। वर्कर्स ने भी विधायक की सक्रियता, व्यवहार की तारीफ करी। कार्यकर्ता बेहद खुश, उत्साहित और चुनावी मूड में नजर आए। अब राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करवाया है। विधायक इलाके में सक्रिय रहती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलती हैं और जिससे कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं, और जब कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं तो वो जमीन पे आपके लिए बेहतर काम करते हैं। तो ये सारी बातें वो बातें हैं जो इलाके में विधायक के फेवर में नजर आ रही हैं। हालांकि विरोधियों से जब हमने बात की तो डंके की चोट पर भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ। विधायक को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही गई और ये कहा कि इसी को लेकर हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन विधायक जाहिदा खान के लिए अपने इलाके में वो ज्यादा नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि इलाके की जनता उनको सराह रही है उनके काम के लिए। नुकसान की बात तब होगी जब बसपा किसी मुस्लिम दावेदार को उतारेगी, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। दूसरा बड़ा नुकसान का कारण बन सकते हैं उन्हीं के पार्टी के विधायक वाजिब अली। ये मैं क्यों कह रही हूं, चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। नगर विधायक और कामा विधायक के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसको प्रत्यक्ष रूप से हाल ही में मंडलवार जो एक बैठक हुई थी पीसीसी ऑफिस में, उसमें खुद प्रभारी रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने देखा अपने आंखों से। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही थी। इस हद तक पहुंच गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद इस युद्ध को रुकवाना पड़ा। खुद वो उठे और दोनों को शांत किया। यही नहीं, वाद विवाद, बयानबाजी खुलकर सड़क पर भी नजर आ रही है। लेकिन इसका एक और बड़ा उदाहरण है कि हाल ही में मंत्री जाहिदा खान ने नगर क्षेत्र के शिक्षा कर्मियों की बड़ी संख्या में तबादला किया उनका, और जिसे देख विधायक वाजिब अली गुस्से में आ गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पहुंच गए। तब तक प्रयास करते रहे जब तक सारे के सारे तबादले निरस्त नहीं करवा लिए। एक और खास बात है कामा की। कामा और नगर विधानसभा में वाजिब अली की अच्छी पकड़ है, जिसका जीता जागता उदाहरण है नगर विधानसभा की सीकरी में हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा। जब वहां मुख्यमंत्री अभी हाल ही में आए थे और वो टाइम था जब एमएलएस की मुंबई में बैठक, जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, तब बड़ी संख्या में वाजिब अली के समर्थक जनसभा में पहुंचे। जब हम आंकड़ों की बात करें तो कहा जाता है कि 250 से अधिक गाड़ियां सिर्फ वाजिब अली के समर्थक, मुस्लिम समर्थक वहां पर लेकर जनसभा में पहुंचे थे। अब बात दावेदारों की कर लेते हैं। पिछली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े जवाहर सिंह बेडम इस बार नगर सीट से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वर्तमान जिला प्रमुख और कामा से पूर्व विधायक जगत सिंह भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान भी भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सूत्रों की बात माने तो 6 महीने पहले एक और बात चल पड़ी थी, जहां ये माना जा रहा था कि वाजिब अली कामा से भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अपना मन बना चुके हैं और जाहिदा खान की मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि अब तस्वीर बदल चुकी है, सिनेरियो भी बदल चुका है। बात कांग्रेस की करें तो जाहिदा खान का टिकट पक्का माना जा रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा किस पर अपना दांव खेलती है। तो अब बात करते हैं नगर विधानसभा की। पिछले चुनाव में नगर विधानसभा सीट पर बसपा ने अपना खाता खोला था और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े वाजिब अली ने भाजपा की अनीता सिंह को शिकस्त दी। बाद में वाजिब अली ने अपने अन्य बसपा के साथियों के साथ अशोक गहलोत में विश्वास जताते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस सीट पर मेव और गुर्जर समाज के वोट अधिक हैं। पिछली बार से सबक लेते हुए बसपा ने इस बार मेव समाज के खुर्शीद अहमद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 2008 में परिसीमन के बाद से इस विधानसभा सीट में डीग का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल हो गया। इलाके में विधायक के विकास कार्यों की अगर बात करें तो विकास के काम हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि धरातल पर काम उन गांव में दिखे जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इसीलिए हिंदू वोटर नाराज हैं और आप ये देखिएगा कि ये चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो सकता है। इलाके की जनता का ये मानना है कि विकास का पैसा मुस्लिम समाज के लिए आया है और प्रधान भी उन्हीं का बनाया गया है। दरअसल इस इलाके में 55,000 मुस्लिम वोटर्स, 55,000 गुर्जर और 25,000 वोटर्स जाट हैं। ऐसे में अगर हिंदू लामबंद हो जाता है तो विधायक के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बसपा से उतरे कैंडिडेट खुर्शीद भी विधायक के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के राज में लूट और कुशासन का मुद्दा बनाकर भाजपा में कई दावेदार खड़े हो गए हैं। भाजपा से अनीता सिंह दावेदारी जता रही हैं,
वहीं उनके जेठ रूप सिंह भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। अनीता गुर्जर 2008 में 4000 वोटों से, 2013 में 9000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में हार का सामना करना पड़ा। अनीता गुर्जर के कार्यकाल में मेवात से सटे इलाके में 16 गौ रक्षा चौकियां बनाई थी। चंबल परियोजनाओं से पानी, जो पीने का पानी इलाके तक पहुंचाया गया था, और एक्सप्रेसवे सोहना से लेकर वडोदरा तक बनाया गया था। अब उसकी भी चर्चा होती है, उसको याद किया जाता है, और अनीता गुर्जर इन तमाम कार्यों को लेकर जनता के बीच उतर रही हैं और इस बार डंके की चोट पर दावेदारी तो जता ही रही हैं, लेकिन अपना काम जनता के बीच में लेकर जा रही हैं। अब ऐसा होता है कि अगर हिंदू लामबंद होता है तो उनका समर्थकों का मानना है कि इस बार अनीता गुर्जर चुनाव जीत सकती है। लेकिन बीजेपी में केसरी सिंह आजाद उर्फ गुरुजी का नाम भी उस प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल है। जवाहर सिंह बेड़म भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जाट समाज से आने वाले नीम सिंह फौजदार का नाम भी शामिल है। डॉक्टर प्रताप सिंह गुर्जर के बेटे दुष्यंत गुर्जर, उनका नाम भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। सतवीर कसाना समेत कई नाम दावेदारों की फहरिस्त में शामिल है। दरअसल कुछ पहाड़ी लोग अपनी किस्मत यहां से आजमाना चाह रहे हैं और क्षेत्र की जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, जनता के साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपनी दावेदारी ठोकने में लगे हैं। वहीं वर्तमान विधायक वाजिब अली कांग्रेस में अपने विकास कार्यों को लेकर फिर से चुनावी समर में उतर के तैयारी कर रहे हैं। पूर्व प्रधान मुरारी सिंह गुर्जर, सरपंच रघुवीर सिंह गुर्जर और डॉक्टर गोविंद शर्मा, मोबीन खान, ब्रह्मानंद दाढ़ीवाला, पंडित सुरेश पचूरी कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। कहा तो ये भी जाता है कि सीट पर हार जीत का फैसला राज परिवार के रुख के बाद साफ होता है। अधिकतर जाट वोटर्स राज परिवार के रुख को देखकर ही मतदान करते हैं, लेकिन आपको कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति के बारे में भी बता देते हैं। जयपुर और दिल्ली के बीच जब बैठक हुई तो इस बात का फैसला किया गया, तय हुआ कि बसपा से आए उन 6 विधायकों का ध्यान रखना जरूरी है जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाने में मदद की, और उनकी टिकट ना काटी जाए, इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। सूत्रों की माने तो ये विचार अब लगभग पूरी तरीके से फाइनल माना जा रहा है और इसके चलते बसपा से आए किसी भी विधायक की सीट भले ही बदली जा सकती है, लेकिन टिकट जरूर दी जाएगी। अब ऐसे में जो वाजिब अली हैं, उनका कांग्रेस से लड़ना तय माना जा रहा है और वाजिब अली के समर्थकों के लिए भी खुशी की बात यह है। अब आपको नगर और कामा सीट की एक और खास बात बता देते हैं। दिल्ली जयपुर में एक और चर्चा चल रही है जिसमें नगर और कामा के विधायकों की सीट की अदला बदली कर दी जाए, इस पर चर्चा चल रही है। यानी कामा से वाजिब अली चुनाव लड़े और नगर से मंत्री जाहिदा चुनाव मैदान में उतरे। इससे आपसी खींचतान जैसी चीजें भी कम हो जाएंगी और सर्वे के मुताबिक जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी और इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही सीटों में कांग्रेस का बोलबाला होगा और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतकर आ जाएंगे। अब टिकट किसका कटेगा और किसकी सीट बदली जाएगी, आने वाला ही वक्त जल्द से जल्द आपको सामने तस्वीर आ जाएगी। लेकिन चुनाव से पहले ही फर्स्ट इंडिया ने भरतपुर की तीनों सीट की जमीनी हकीकत आपको बता दी। फर्स्ट इंडिया के जमीन पर कई विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आई और सर्वे में टिकट मिलने का भी संकट का जो बादल है वो मंडरा रहा है। कई नए दावेदार भी उभर कर सामने आ रहे हैं। अब ऐन वक्त पर कौन बाजी मारता है ये तो किस्मत का खेल ही बताएगा। इस बार राजनीति के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे भरतपुर जिले की बची हुई विधानसभा सीटों के समीकरणों की। आपको जमीनी हकीकत बताएंगे और ये बताएंगे कि इलाके की जनता का मूड क्या है। नमस्कार।